सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार, मैं हरिगोविंद तिवारी आप सभी का इस विशेष और आधिकारिक मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां आपको हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर प्रामाणिक और सबसे सटीक जानकारी समय पर मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भविष्य में भी ऐसी ही हर महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पाने के लिए इसे तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे कभी छूटने न पाए। आज का ये विशेष प्रसारण और विस्तृत विवरण देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बेहद ऐतिहासिक और जीवन से जुड़ा हुआ साबित होने वाला है। अगर आप सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं या वर्तमान में कार्यरत हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग पेंशनर मौजूद है, तो इस जानकारी को बहुत गहराई से समझना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आज हम सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम बड़े नीतिगत फैसलों, भावी संभावनाओं, आधिकारिक घोषणाओं और कर्मचारी संगठनों की उन मजबूत मांगों पर बात करेंगे जो आने वाले दिनों में आपके वेतन, एरियर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और 8वें वेतन आयोग के ढांचे को सीधे प्रभावित करने वाली है। मेरी आप सभी से एक विशेष गुजारिश है कि इस पूरे विवरण को बिना रोके शुरू से लेकर अंत तक लगातार जरूर देखें, ताकि व्यवस्था के स्तर पर चल रही हर एक हलचल की पूरी सच्चाई आपको स्पष्ट रूप से समझ आ सके। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े नीतिगत बदलाव की जिसने देश के एक बड़े हिस्से में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भीतर एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के भीतर हुए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वहां नई व्यवस्था के गठन की प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है और इसी के साथ वहां के मेहनतकश कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए कुछ बहुत बड़े और ठोस संकल्प दोहराए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने निकल कर आ रही है कि राज्य के भीतर अब बिना किसी देरी के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आप सभी जानते हैं कि अब तक वहां के राज्य कर्मचारी और पेंशनर पुराने वेतनमान के आधार पर ही अपनी आजीविका चला रहे थे, जिसकी वजह से उनके वेतन और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के बीच एक बहुत बड़ी विसंगति और खाई पैदा हो गई थी। लेकिन अब प्रशासनिक गलियारों से जो पक्के संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार नई व्यवस्था के पूरी तरह स्थापित होने के मात्र 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। और अगर ऐसा समयबद्ध तरीके से पूरा होता है तो ये लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत साबित होगी, क्योंकि इससे उनके मूल वेतन और मासिक पेंशन में एक साथ बहुत बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसी ऐतिहासिक कदम के साथ एक और बेहद महत्वपूर्ण वादा किया गया है जो सीधे तौर पर आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से ताल्लुक रखता है। अब तक वहां केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों के बीच मिलने वाले डीए और डीआर के प्रतिशत में एक लंबा फासला बना हुआ था, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब ये पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी ठीक केंद्र सरकार के समरूप ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। इसका सीधा और व्यावहारिक मतलब ये हुआ कि भविष्य में जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाएगी, ठीक उसी वक्त और उसी अनुपात में राज्य के आश्रितों को भी उसका पूरा लाभ स्वतः मिल जाएगा। ये व्यवस्था न केवल उनकी हर महीने होने वाली आय को मजबूत करेगी, बल्कि आज की इस दौर की कमरतोड़ महंगाई के बीच उनके खर्चों को संभालने में भी एक बड़ा संबल प्रदान करेगी। इसके साथ ही जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का एरियर पिछले एक लंबे समय से फाइलों में दबा और लंबित पड़ा हुआ था, उसे भी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखकर जल्द से जल्द भुगतान करने का भरोसा दिया गया है, जिससे सेवानिवृत्त बुजुर्गों को एक मुश्त मोटी रकम मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ होता दिखाई दे रहा है। अब बात को आगे बढ़ाते हुए उस सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं जो इस समय देश के हर दफ्तर और हर पेंशन भोगी संगठन की बैठकों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है, और वो मुद्दा है 8वें वेतन आयोग के गठन से ठीक पहले सरकार के सामने रखी जा रही मजबूत मांगे। रेलवे और अन्य केंद्रीय सेवाओं के एक बहुत बड़े कर्मचारी महासंघ द्वारा शासन के शीर्ष स्तर पर एक अत्यंत विस्तृत और व्यावहारिक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग सेवा स्तरों पर बिल्कुल नई और तार्किक मांगे रखी गई हैं। इस प्रस्ताव में ये बात प्रमुखता से कही गई है कि लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को लगभग 2.92 निर्धारित किया जाए, जबकि जो कर्मचारी लेवल 6 से लेकर लेवल 8 के दायरे में आते हैं उनके लिए इस फिटमेंट फैक्टर की सीमा को बढ़ाकर 3.50 करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा जो उच्च प्रशासनिक और तकनीकी स्तर के पद हैं उनके लिए फिटमेंट फैक्टर की मांग को और भी अधिक तार्किक रूप से ऊपर रखने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे ये पूरी तरह स्पष्ट है कि इस बार कर्मचारी संगठन केवल वेतन में मामूली बढ़ोतरी नहीं चाहते, बल्कि वे 8वें वेतन आयोग के माध्यम से पूरी वेतन विसंगति और ढांचे को जड़ से पुनर्गठित कराना चाहते हैं। हालांकि इस प्रकार की भिन्न भिन्न फिटमेंट फैक्टर की मांगों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक विमर्श और चिंतन का दौर भी जारी है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर तय करने से भविष्य में संवर्गों के बीच आंतरिक वेतन विसंगति और असमानता बढ़ने का भी खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने केवल फिटमेंट फैक्टर पर ही अपनी बात नहीं रोकी है, बल्कि इसके साथ कई ऐसी बुनियादी मांगे भी इस मांग पत्र में शामिल की हैं जो सीधे तौर पर एक आम कर्मचारी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इस प्रस्ताव में सबसे पहली और बड़ी मांग ये की गई है कि आज के बाजार मूल्य को देखते हुए न्यूनतम वेतनमान में एक बहुत बड़ा और सम्मानजनक इजाफा किया जाए,
ताकि सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी को भी इस महंगाई में सम्मान से जीने का हक मिल सके। इसके साथ ही हर साल मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि यानी सालाना इंक्रीमेंट की वर्तमान 3% की दर को बढ़ाकर सीधे 5% करने का एक बेहद मजबूत प्रस्ताव रखा गया है। और यह भी कहा गया है कि जब भी किसी कर्मचारी की पदोन्नति यानी प्रमोशन हो तो उसे वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त 2 विशेष अग्रिम इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए ताकि उसकी मेहनत का उसे सही प्रतिफल मिल सके। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा भत्ते के दायरे और राशि को व्यापक रूप से बढ़ाने की बात कही गई है। और साथ ही सेवाकाल के दौरान मिलने वाले लीव एनकैशमेंट यानी अर्जित अवकाश के बदले मिलने वाले नकद भुगतान की अधिकतम सीमा को वर्तमान के 300 दिनों से सीधे दोगुना करके 600 दिन करने की एक बेहद साहसिक मांग भी इस दस्तावेज में जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त देश के महानगरों और छोटे शहरों के बीच रहने के खर्च के बड़े अंतर को देखते हुए मकान किराया भत्ता यानी HRA की दरों को शहरों के वर्गीकरण के हिसाब से 10% से लेकर सीधे 40% तक पुनर्गठित करने की मांग की गई है, ताकि बड़े और महंगे शहरों में तैनात कर्मचारियों को अपनी जेब से भारी रकम न चुकानी पड़े। ऐसी चर्चा के बीच अब एक ऐसी बेहद व्यावहारिक और राहत देने वाली डिजिटल तकनीकी खबर का रुख करते हैं जो देश के करोड़ों डाकघर खाता धारकों और बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए घर बैठे जीवन को आसान बनाने वाली साबित होगी। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा एक बेहद अत्याधुनिक और जनोपयोगी डिजिटल सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत अब आप अपने डाकघर के किसी भी बचत खाते या योजना में अपने नॉमिनी यानी वारिस का नाम घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से जोड़ सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं या पुराने नाम को हटाकर नया नाम दर्ज कर सकते हैं। आप सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि पहले इस एक छोटे से काम के लिए बुजुर्गों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, डाकघर के चक्कर काटने पड़े थे, जटिल कागजी फॉर्म भरने पड़ते थे और कई बार तो हफ्तों तक रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं हो पाता था। लेकिन अब इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को कागज रहित और 100% ऑनलाइन बना दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा और सीधा विधिक लाभ ये होगा कि आपके द्वारा किया गया कोई भी बदलाव तुरंत केंद्रीय सर्वर पर अपडेट हो जाएगा और उसे पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध माना जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी अप्रिय स्थिति में आपके परिवार या आश्रितों को अपनी ही जमा पूंजी निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब दोस्तों, देश के प्रशासनिक गलियारों से निकल कर आ रही उस सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय बैठक की बात करते हैं जो आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की दशा और दिशा तय करने वाली है। सरकार के उच्चाधिकारियों और नेशनल काउंसिल यानी राष्ट्रीय विमर्श परिषद के बीच लगभग 5 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद इस बेहद उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इतने लंबे समय बाद यह बैठक होने के कारण ही इसकी अहमियत और गंभीरता देश भर के कर्मचारी जगत में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बंद कमरे की बैठक के एजेंडे में जिन सबसे संवेदनशील मुद्दों को शामिल किया गया है उनमें बुजुर्गों की पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी, सेवानिवृत्त लोगों के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाएं, फैमिली पेंशन के नियमों का सरलीकरण और कर्मचारियों से जुड़े कई विसंगतिपूर्ण विषय शामिल हैं। इस बैठक के संदर्भ में जो सबसे बड़ी और सकारात्मक खबर छनकर सामने आ रही है वो ये है कि इसमें उम्र के बढ़ते पड़ाव के आधार पर पेंशन की राशि में अतिरिक्त बढ़ोतरी करने का एक बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक प्रस्ताव शासन के सम्मुख रखा जा रहा है। इस नए नीतिगत प्रस्ताव के अनुसार जैसे ही कोई बुजुर्ग पेंशनर 65 वर्ष की आयु पूरी करेगा तो उसकी मूल पेंशन में 5% की अतिरिक्त वृद्धि कर दी जाएगी। इसी तरह 70 वर्ष की आयु पार करने पर यह अतिरिक्त वृद्धि 10% हो जाएगी और 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर बुजुर्गों को उनकी मूल पेंशन पर 15% की अतिरिक्त सम्मान राशि दी जाएगी ताकि ढलती उम्र के साथ बढ़ने वाले उनके व्यक्तिगत खर्चों को संभाला जा सके। इसके साथ ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA को लेकर भी कर्मचारी संगठनों ने इस बैठक के लिए बहुत तगड़ी घेराबंदी की है और साफ कहा है कि वर्तमान में मिलने वाला मात्र 1000 रुपए का मासिक चिकित्सा भत्ता आज के दौर की दवाइयों और डॉक्टरों की फीस के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए इसे बिना किसी देरी के तुरंत बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपए प्रति माह किया जाए। वहीं दूसरी तरफ फैमिली पेंशन के मानवीय नियमों में भी एक बहुत बड़ा विमर्श इस बैठक का हिस्सा है, जिसमें आश्रितों को 100% यानी 100% फैमिली पेंशन का विधिक लाभ देने और इस सुरक्षा चक्र के दायरे को बढ़ाते हुए परिवार की विधवा बहू को भी पूरी तरह इसमें शामिल करने की एक बेहद प्रगतिशील सिफारिश की गई है। इसके अलावा बुजुर्गों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सा सुविधाओं के सरलीकरण का मुद्दा भी बेहद अहम है, जिसमें इलाज के दौरान होने वाले तमाम विविध खर्चों को पूरी तरह कैशलेस योजना में कवर करने और उम्र के इस पड़ाव पर सबसे ज्यादा जरूरी माने जाने वाले दांतों के इलाज और डेंटल जैसी महंगी प्रक्रियाओं को भी सरकारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पूरी तरह मुफ्त शामिल करने की पुरजोर वकालत की गई है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन अत्यंत गंभीर और नीतिगत विसंगतियों की जो पिछले एक लंबे अरसे से देश के लाखों बुजुर्ग EPS 95 और अन्य केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए मानसिक और आर्थिक चिंता का बहुत बड़ा सबब बनी हुई है। पेंशन के नियमों के तहत की जाने वाली कम्यूटेशन रिकवरी यानी पेंशन के एक हिस्से के बदले एक मुश्त ली गई रकम की वापसी की अवधि को लेकर देश भर के कोने कोने से ये आवाज बेहद मुखर हो चुकी है कि इस रिकवरी की अधिकतम समय सीमा को वर्तमान के 15 साल से घटाकर हर हाल में 11 या 12 साल तय किया जाए। इसके पीछे बेहद मजबूत और तार्किक दलील ये दी जा रही है कि देश के कई प्रगतिशील राज्यों में वहां की राज्य सरकारों ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इस रिकवरी अवधि को पहले ही घटाकर तर्कसंगत बना दिया है। लेकिन केंद्रीय स्तर पर और EPFO के नियमों के तहत आज भी बुजुर्गों की पेंशन से पूरे 15 सालों तक ये भारी भरकम कटौती लगातार जारी रहती है।
जिससे उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके इन वरिष्ठ नागरिकों पर एक अनुचित और भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। इसलिए इस विसंगति को तुरंत दूर करके रिकवरी की अवधि को कम किया जाना बेहद आवश्यक है, ताकि बुजुर्गों को समय रहते उनकी पूरी पेंशन वापस मिल सके। इसी मानवीय दृष्टिकोण के साथ एडिशनल पेंशन यानी अतिरिक्त पेंशन मिलने की पात्रता की न्यूनतम आयु सीमा को लेकर भी एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव इस समय विमर्श के केंद्र में है। वर्तमान सरकारी व्यवस्था के नियमों के अनुसार किसी भी पेंशन भोगी को अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की अत्यंत परिपक्व आयु पूरी करने के बाद ही मिलना शुरू होता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों और सामाजिक विचारकों द्वारा इस सीमा को घटाकर सीधे 65 वर्ष से ही क्रमिक रूप से शुरू करने की एक बेहद जायज मांग उठाई जा रही है। इस मांग के पीछे जो सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने रखा गया है वो ये है कि हमारे देश में एक आम नागरिक की औसत जीवन प्रत्याशा यानी जीने की औसत उम्र ही लगभग 70 से 75 वर्ष के आसपास सिमट कर रह गई है। ऐसे में किसी भी कल्याणकारी लाभ को 80 वर्ष की आयु के बाद लागू करना पूरी तरह से अव्यावहारिक और अधिकांश बुजुर्गों के साथ एक तरह का मजाक बन जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग उस उम्र तक जीवित रह पाते हैं। इसलिए यदि सरकार इस मानवीय मांग को स्वीकार करते हुए इसे 65 वर्ष की आयु से ही लागू कर देती है, तो देश के एक बहुत बड़े हिस्से के बुजुर्ग पेंशन धारकों को उनके जीवन काल में ही इसका वास्तविक और सीधा विधिक लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा ख्याल भत्ता और महंगाई राहत की गणना करने वाले मौजूदा फॉर्मूले और उसकी समीक्षा की समय सीमा में भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव को लेकर लगातार विमर्श चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था के तहत हर 6 महीने के अंतराल पर महंगाई के आंकड़ों को देखकर अमूमन 2% से लेकर 4% के बीच की क्रमिक बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन कर्मचारी प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि बाजार में जो वास्तविक और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की महंगाई है वह इस सरकारी सूचकांक के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से भाग रही है। इसलिए इस फॉर्मूले को पूरी तरह संशोधित करके हर 6 महीने में कम से कम 5% से लेकर 7% की वास्तविक राहत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही एक बेहद दूरगामी प्रस्ताव यह भी रखा गया है कि डीए और डीआर की यह समीक्षा हर 6 महीने के लंबे इंतजार के बजाय हर 3 महीने के त्रैमासिक अंतराल पर की जानी चाहिए, जिससे साल में केवल 2 बार के बजाय कर्मचारियों और पेंशनरों को साल में 4 बार महंगाई के अनुपात में तुरंत राहत मिल सके और उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से जूझना न पड़े। इन सब में सबसे बड़ी और आत्मसम्मान से जुड़ी मांग ये भी उठ रही है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि को कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के 50% की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर सीधे 70% निर्धारित किया जाए, क्योंकि पूर्व की व्यवस्थाओं में कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ऐसे ही बेहतर और सुरक्षित प्रावधान मौजूद थे और आज के इस बेहद महंगे दौर में ये समय की मांग बन चुका है कि इसे दोबारा बहाल किया जाए, ताकि देश निर्माण में अपनी पूरी जिंदगी खपा देने वाले इन वास्तुशिल्पियों को बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और उन्हें एक पुख्ता आर्थिक सुरक्षा कवच मिल सके। अंत में कोविड काल के दौरान रोके गए उस बेहद संवेदनशील 18 महीने के लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का मुद्दा भी अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं पड़ा है और कर्मचारी संगठनों के निरंतर प्रयासों के कारण यह विषय आज भी शासन के उच्च स्तर पर पूरी गंभीरता के साथ विमर्श के अधीन बना हुआ है। जैसे ही प्रशासनिक स्तर पर या विधिक मंचों से इस 18 महीने के एरियर के भुगतान को लेकर कोई भी ठोस विधिक या अंतिम निर्णय निकलकर सामने आता है, तो उससे जुड़ी हुई एक एक प्रामाणिक और बारीक जानकारी सबसे पहले इसी मंच के माध्यम से पूरी ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाई जाएगी। कुल मिलाकर अगर आज की इस पूरी समीक्षा और धरातल की हलचल को देखा जाए तो आने वाला ये समय देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि एक साथ कई बड़े नीतिगत फैसले, अदालती आदेश और विधिक बदलाव पूरी तरह से संभावित हैं जो आने वाले समय में आपके पूरे जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति को सकारात्मक रूप से बदल कर रख देंगे। तो मेरे तमाम सम्मानित साथियों, कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशन भोगियों, अगर आपको आज का ये संपूर्ण और विस्तृत विवरण उपयोगी, ज्ञानवर्धक और पूरी तरह से प्रामाणिक लगा हो तो इसे बिना किसी देरी के अपने तमाम साथियों, कर्मचारी ग्रुपों और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा लोगों तक जरूर साझा करें, ताकि देश के कोने कोने में बैठे हर एक पेंशनर और कर्मचारी तक ये महत्वपूर्ण और सच्ची जानकारी बिना किसी भ्रम के पहुंच सके और वे अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक रह सकें। हम आगे भी इसी तरह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपके हक की आवाज को पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे और हर एक सटीक अपडेट आप तक लाते रहेंगे। इस मंच पर अपनी निरंतर उपस्थिति और विश्वास बनाए रखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।